हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने एक क्राइम के घटना को लेकर आ गया हूँ। क्राइम की खबर सुनाने के लिए आ गया हूँ। जिस क्राइम के बारे में आज बात कर रहा हूँ, वही क्राइम जो सैफ अली खान के साथ हुआ था। कल यानी संडे को, परसों संडे को उस हमलावर को पकड़ लेता है, यानी उस चोर को पकड़ लेता है। फिर चोर के बारे में जब पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला तो पता चला चोर एक बांग्लादेशी था। यानी हिंदुस्तान में वो घुसपैठिया था। किसी भी जरिए वो हिंदुस्तान में आया हुआ था। जब इस बारे में लोगों को पता चला, खास करके मीडिया में, तो किरकिरी होने लगा। अब कुछ मीडिया चैनल ऐसा है जो आप जानते ही हो किसी भी मामले को कैसे बड़ा चढ़ाकर बोलता है। तो कुछ मीडिया का रिपोर्टर जो है ऐसे ऐसे बातें फैलाने लगे जो ऐसा लगता है कि किसी भी राज्य का सरकार, यानी जो मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है, उनके वजह से ये घुसपैठिया हिंदुस्तान में घुसता है। अब घुसपैठिया कहाँ कहाँ से आ सकता है? हिंदुस्तान में तो सबसे पहले जो है बदनाम करने के लिए पश्चिम बंगाल को ही चुना जाता है। जो बांग्लादेश से जितने भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल का लैंग्वेज, जो वेस्ट बंगाल का बंगाली लैंग्वेज है, और बांग्लादेश का लैंग्वेज एक होने की वजह से सारे लोगों का जो है ध्यान जो है उस पश्चिम बंगाल के ऊपर ही जाता है। जो पश्चिम बंगाल से सारे घुसपैठिया, बांग्लादेशी जो घुसपैठिया है, वहां से आते हैं और हमारे देश में आकर, हिंदुस्तान में आकर ऐसे ऐसे क्राइम कर देते हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं है जो कोई बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आया हुआ है और अनलीगल तरीके से आया हुआ है। आप अगर जांच करने जाओगे, आप अगर पता करने जाओगे, न जाने ऐसे कितने बांग्लादेशी है हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर उसका कोई संख्या नहीं है। हर जगह में मिलेगा बांग्लादेशी, और ये कोई लीगल तरीके से आया हुआ नहीं है। ये सब अनलीगल तरीके से आया हुआ है। खास करके कुछ मीडिया के रिपोर्टर इस बारे में बताता है जो पश्चिम बंगाल से ही सब सारे लोग आता है। तो मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश का जो सीमाएं लगती है सिर्फ पश्चिम बंगाल से नहीं लगती, बल्कि पश्चिम बंगाल छोड़ने के बावजूद भी 4 राज्य ऐसे भी है जहां पर बांग्लादेश का सीमा लगता है। मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। पश्चिम बंगाल तो है ही, इसके अलावा भी ये 4 राज्य है जो बांग्लादेश का बॉर्डर से लगती है। तो फिर पश्चिम बंगाल से क्यों आता है? क्यों ये चारों राज्य का नाम नहीं लेता है कोई रिपोर्टर कोई? अब देखिए, यहाँ पे एक ऐसे सवाल भी खड़े हो गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जब नाम आता है तो पश्चिम बंगाल में कई सारे नामचीन चेहरा जाता है, और जो राजनीति लोग होता है, खास करके बड़े बड़े चेहरा, अब मैं नाम लेकर कह सकता हूँ, अमित शाह जी भी गए हुए थे। उन्होंने क्या कहा था, जो एक बार पश्चिम बंगाल में हमारा सरकार बनने दीजिए, बीजेपी का सरकार बनने दीजिए, एक बार बदलाव कर दीजिए, ये जो घुसपैठियां हो रहे हैं यहाँ से, वो हम सारे बंद कर देंगे। ये सुनने के बाद ही हंसी आती है। जो देखिए, एक गृह मंत्री होकर इस तरीके से बात करता है और ऐसा बात करता है। अब देखिए, घुसपैठिया किसके दायरे में आता है? कोई भी अगर दूसरे देश से हमारे देश में घुसपैठ करता है या किसी भी तरीके से आता है, उसका रक्षा करना किसका काम होता है? गृह मंत्रालय का काम होता है। क्योंकि रक्षा मंत्री है आप गृह मंत्रालय का गृह मंत्री है आप, और आपके अंडर में ही वो आता है। आपको राज्य से क्या पड़ी है? ये राज्य का काम नहीं है, चाहे किसी भी राज्य का है। और आप बंगाल के बारे में ही क्यों ऐसे बोलते हैं? तो आप बंगाल के अलावा भी तो 4 राज्य है जहां पर आपका सरकार है। आसाम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है। आपकी सरकार तो वहां पर है। क्या वहां से घुसपैठ या नहीं हो सकता है, या घुसपैठ नहीं हो रहा है? बड़ी है, सब राजनीति है, बाकी और कुछ नहीं है। और इसके अलावा भी मैं बता दूं, सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुस्तान में अनलीगल तरीके से नहीं है। कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती है, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं, वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए। इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं, और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक। और भी कहीं ऐसा देश है, नेपाल। आप नेपाल को कैसे भूल सकते हैं? न जाने कितने भरे पड़े हुए नेपाली लोग हिंदुस्तान में, उनके पास तो शायद उनका डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होगा, वैसे ही आ जाता है। जो नेपाल के लोग हैं, वो लोग तो ऐसे ही आ रहे हैं। आज बांग्लादेशी पकड़ा गया तो बांग्लादेश को लेकर ये सारी बातें हो रहे हैं। कल जब कोई नेपाली पकड़ा जाएगा तो नेपाल के बारे में ऐसा बातें होगा। ये सबकी जिम्मेदार कौन है? गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय है। तो फिर दूसरे को ऊपर ऐसा उंगली उठाना, खैर वो भी जो भी है वो अलग मैटर है। लेकिन बात आती है सैफ अली खान का, चोर को जो पकड़ा गया।
आप देखिए इस चोर को जब पकड़ा है, इस चोर के बारे में भी तरह-तरह की बातें हो रहे हैं। ये भी मीडिया में दिखाया जा रहा है और बड़े-बड़े चेहरा जो है, हर कोई पहचानता है। उन लोग तो ये दावा कर रहे हैं, उन लोग स साफ-साफ बता रहा है जिस व्यक्ति को पकड़ा है, वो सैफ अली खान को अटैक करने वाला नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी 3-4 लोगों को मुंबई पुलिस और मुंबई के क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, फिर उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि वो मिलता-जुलता चेहरा था। अब सैफ अली खान के घर के पास जो सीढ़ी में जो सीसीटीवी लगा हुआ था, उसमें उस चोर का फेस कैद हुआ, यानी उसका चेहरा कैद हुआ। फिर उसके बाद जिसको पकड़ा गया, अब दोनों चेहरे को मिलाया जा रहा है, जो क्या ये दोनों चेहरा एक जैसा लग रहा है? वाक़ई देखने पर तो लगता है जो एक जैसा नहीं है, लेकिन पुलिस के पास सबूत है, पुलिस को सबूत मिला है। और जब ये सब हो रहा है, तो एक फ़िल्म आई थी, आपने शायद देखा होगा, जिस पर रवीना टंडन है और मनोज वाजपेयी है, संजय कपूर के ऊपर फ़िल्माया गया था। तो फ़िल्म का नाम है जागो, जिस पर एक चीज़ बताया गया। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, आप अगर देखे होंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, इसमें बताया जाता है कि इसमें जो क्राइम होता है, ट्रेन के अंदर एक स्कूल के लड़की के साथ रेप होता है, बाद में उस लड़की का मौत हो जाती है। अब लड़की के मौत के बाद लड़की किसके होते हैं? रवीना टंडन और संजय कपूर के। अब दोनों के लड़की होती है, मर जाते हैं, फिर उन लोग पुलिस का सहारा लेता है और पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है कि जल्द से जल्द उस मुजरिम को पकड़ो जिसने ये काम किया। अब उस काम को अंजाम देने वाला 3 व्यक्ति होता है। तीनों व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेता है। अब जब पकड़ लेता है 2 से 3 दिन के अंदर, जब पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ा, मैं ये क्यों बात बता रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ। देखिए, जब पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ा, वो तो फिल्मों में बताया, तो पुलिस ने 3 व्यक्ति को पकड़ा। पकड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि उन तीनों व्यक्ति का चेहरा ढका हुआ था, प्रेस के सामने दिखाया नहीं गया। कह दिया इन तीनों ने उस लड़की के साथ रेप किया और मार दिया। बाद में जब उस लड़की का माता-पिता पुलिस स्टेशन में जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो पुलिस से एक रिक्वेस्ट करती है उसकी माँ, लड़की की माँ यानी रवीना टंडन, जो मुझे इस बदमाश लोगों का चेहरा एक बार दिखा दीजिए। पुलिसकर्मी किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं था, जो एक कैसे दिखा सकता है, लेकिन वो माँ बार-बार रिक्वेस्ट कर रही थी। जब माँ रिक्वेस्ट किया, पुलिसकर्मी जो है मनोज वाजपेयी होता है, मनोज वाजपेयी लेकर जाता है और तीनों जो बदमाश को पकड़ा था, जैसे ही वो तीनों बदमाश के पास उस लड़की के माता-पिता को लेकर जाता है, तीनों बदमाश उठ खड़े होते हैं और सैल्यूट करता है। जैसे सैल्यूट करता है, ये माता-पिता को समझ में नहीं आया, संजय कपूर और रवीना टंडन को समझ में नहीं आया आखिर मजरा क्या है। तो फिर कहते हैं पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे ही डिपार्टमेंट का पुलिस वाले हैं। ये तीनों हमारे ही डिपार्टमेंट, हमारे ही पुलिस थाने का एक माइम का होता है, जो मुंबई के लोकल एरिया है, माइम का बताता है, जो तीनों कांस्टेबल है, तीनों को हम लोगों ने ये नाटक करने के लिए कहा। इसमें रवीना टंडन गुस्सा होती है, नाराज होती है। जो आप लोग, जो एक लड़की की मौत हो गई, नाबालिग लड़की के साथ रेप होता है, मार दिया जाता है और आप लोग इसे एक मजाक बनाकर रख दिया। तब पुलिस वाले पूरा प्लान समझाता है, पूरा जो कुछ भी किया था पुलिस वाले बताता है। देखिए, जब हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ा, हम लोग इतना जल्द से जल्द कैसे कैदी तक पहुंच सकता है, कैसे उसे हिरासत में लेकर आ सकते हैं और कैसे उसको सजा दे सकते हैं। इसीलिए पब्लिक को गुस्से को ठंडा करने के लिए और ये मुद्दे को थोड़ा शांत कराने के लिए हम लोग को ये नाटक करना पड़ा। अब मैंने ये चीज क्यों बताया, मैं इतना लंबा चौड़ा एक फिल्म के बारे में क्यों बताया? अभी मुंबई पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच के ऊपर भी दिन ब दिन प्रेशर बढ़ते जा रहा, क्योंकि 72 घंटा बीत चुका था। 72 घंटे बाद उस चोर को पकड़ दिया। उससे पहले कई लोगों को पकड़ा, मिलता-जुलता चेहरे को पकड़ा। पकड़ने के बाद बताया गया इसी ने सैफ अली खान के ऊपर अटैक किया था। फिर बाद में जब उसका जितने भी लोगों को पकड़ा था, सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा निकालता है, तो पता चलता नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं था। पुलिस खुद बताता है। बाद में उसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो बेकसूर होता है। फिर संडे यानी रविवार को, शनिवार और रविवार के रात के दरमियान उस चोर के बारे में पता लगता है। अब पुलिस को कैसे पता लगा था? कई सारे बातें बताया गया, लेकिन आखिरकार एक चीज और सामने आया। जैसे कि इस फेस स्कैनर से पुलिस जांच कर रहा था। सीसीटीवी जो फुटेज में फेस उसके नजर आया था, उसी फेस को लेकर फेस स्कैनर से खास करके रेलवे स्टेशन और जो सिग्नल वगैरह, नाका वगैरह होता है जहां पे पब्लिक रहती है, यानी भीड़ भट्टा इलाका में, उस जगह पर हर जगह पे मुंबई और मुंबई के आसपास हर जगह में चेक कर रहा था, देख रहा था। जो इस टाइप का ना आदमी अगर किसी जगह पे नजर आया तो दादर रेलवे स्टेशन के पास उस शख्स को देखा जाता है। फेस स्कैनर से पता चल जाता है जो दादर रेलवे स्टेशन से बाहर उस व्यक्ति को देखा गया है,
घर के सीढ़ी में दिखाई दिया था। अब इसीलिए दादर रेलवे स्टेशन के बाहर देखा कि एक मोबाइल शॉप के पास वो कुछ चीजें लेता है। लेने के बाद वहां से वो चले जाते हैं। पुलिस को लगा जो हो सकता है जो भी चीज वो लिया होगा, खरीदा होगा, क्योंकि एक मोबाइल शॉप था तो डिजिटल पेमेंट किया होगा। तो इसीलिए पुलिसकर्मी उस दुकान तक पहुंचता है। पहुंचने के बाद दुकान वाले से, दुकान ओनर से बातचीत करता है, जो शॉपकीपर है। सारे चीज बताता है, सीसीटीवी भी खंगालता है। उससे जब पूछा जाता है तो बताता है हाँ, उसने एक मोबाइल कवर लिया था, लेकिन मुझे इतना याद नहीं है उसने पेमेंट कैसा किया था। अब वो डिजिटल पेमेंट किया था या फिर कैश पेमेंट किया था। सारे डिजिटल पेमेंट का उस दिन का, जिस दिन सीसीटीवी में देखा गया था, सारे डिजिटल पेमेंट का पूरा लिस्ट निकालता है। और जितने भी नंबर उसमें मिलता है, डिजिटल पेमेंट होता है तो उसका एक नंबर रहता ही, उस नंबर पे पुलिसकर्मी फोन करता है और जानकारी हासिल करता है। पता चलता है नहीं, उस व्यक्ति का नंबर इस पर नहीं था डिजिटल पेमेंट में, यानी उसने डिजिटल पेमेंट नहीं किया था, उसने कैश पेमेंट किया था। अब दादर में ये मसला वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद ढूंढ रहा था, उसी चोर को ढूंढ रहा था, यहां से कहां जा सकता है। फिर मुंबई के वर्ली इलाका में उस व्यक्ति को, उस शख्स को देखा जाता है। अब उस शख्स को मुंबई के वर्ली इलाका में पुलिस का टीम चारों तरफ फैल जाता है। वहां पे सारे सीसीटीवी कैमरा खंगालता है और वही फेस स्कैनर के जरिए पता चलता है हाँ, वो व्यक्ति जो है वर्ली इलाका में ही एक पराठे वाले के पास रुकता है, जो एक छोटा सा ठेला वगैरह में जो हाथ गाड़ियां होती है, ठेला ठेला होता है, उस पर रखकर पराठा बेचता है। तो वहां पे रुकता है, वहां से भी कुछ चीजें लेता है, सीसीटीवी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब लेने के बाद उससे काफी टाइम बात करता है, वो पराठा वाले से कुछ बातें करता है और बातें ऐसा कर रहा है जैसे एक दूसरे को जानते हो। पुलिस को लगा हो सकता है वो व्यक्ति उसे जानता हो और कहाँ रहता है ये भी जानता हो, उसका पहचान का हो, उसके कोई रिश्ते में हो या फिर उसी का साथी हो। पुलिस को ये सारी बात सीसीटीवी से जब दिखाई दिया था लगने लगा। पुलिस ने सोचा चलो ठीक है, पराठे वाले के पास पहुंचता। पराठे वाले के पास दुकान में जब पहुंचता है, उस दिन उसका दुकान बंद था। तो आसपास लोगों से पूछा जो पराठा वाला आज बंद क्यों है। तो आसपास के लोगों ने कहा भाई वो तो मन मर्जी चलाता है। तो पुलिस ने पूछा मन मर्जी चलाता है लेकिन रहता कहाँ है। तो वहां के लोग उसको जानते थे, कहाँ रहता था। उस इलाका का नाम बताया, वर्ली के आसपास रहता था। नबीन इक्का नाम होता है पराठा वाले का नाम। अब नबीन इक्का जहां पर रहता था किराया पर एक छोटा सा घर लेकर रहता था। नबीन इक्का के घर में जाता है, जाकर देखता है कि नबीन इक्का का घर में ताला लगा हुआ है, यानी वो जिस कमरे में रहता था वो खोली में ताला लगा हुआ है। पुलिस को लगा कि नबीन इक्का भी उसी के साथ है, उस चोर के साथ है, इसीलिए इतना टाइम बात किया। फिर नबीन इक्का का भी रूम बंद है और दोनों ने सलाह मशवरा किया होगा, दोनों मुंबई छोड़ के जा रहा होगा। अब नबीन इक्का जिस घर में रहता है, आसपास के लोगों से पूछा जो इस घर का ओनर कौन है, यानी मालिक कौन है, जिसने किराए पर दिया है उसे। मालिक से बात होता है, जो ओनर होता है उससे बात होता है, नबीन इक्का के बारे में पूछा जाता है। जो नबीन इक्का गया नहीं, इधर ही होएगा आसपास कहीं आ जाएगा। तो इतने में थोड़ी देर में नबीन इक्का आ जाता है। नबीन इक्का आने के बाद नबीन इक्का से पूछताछ करता है। इतने में पुलिसकर्मी जो है उस इलाका में नबीन इक्का जहां पर रहता था, खास करके उस चोर का फोटो चारों तरफ दिखा रहा था, जो इसको कहीं इस इलाका में देखा है, कहीं रहता हो। सारे लोगों ने इनकार कर दिया, लेकिन नबीन इक्का को बहुत सारे लोग पहचानता था। एक पराठा वाला था, अक्सर लोग आया जाया करता है, सड़क किनारे पे लगाता है, तो उसका चेहरा सब लोग जानते थे। कुछ लोग जानते थे, जो बताया ये तो नबीन इक्का है, पराठा बेचता है और यहीं रहता है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, कुछ चीजें लाने गए हम। नबीन इक्का आता है, नबीन इक्का से जब पूछा जाता है, नबीन इक्का पहले तो दिमाग पे जोर लगाता है, फिर उसे याद नहीं आता। लेकिन वो सीसीटीवी जब फुटेज उसको दिखाया जाता है नबीन इक्का को, नबीन इक्का फिर से दिमाग में प्रेशर डालता है और उसे याद आ जाता है। वो बताता है हाँ, इसने कैश नहीं बल्कि डिजिटल पेमेंट किया था। मेरी दुकान में जो क्यूआर लगा हुआ था उसने वो स्कैन करके कुछ 30 रुपए का पेमेंट किया था। 10 रुपए का पराठा लिया था, एक छोटा सा पानी की बोतल भी लिया था 10 रुपए का, और कुछ चीज वो लिया। तो टोटल 30 रुपए हुआ था। 30 रुपए का पेमेंट जो है वो क्यूआर जीपे से स्कैन करके पेमेंट किया था। जैसे स्कैन करके पेमेंट किया, पुलिस के कान खड़े हो जाता है। पुलिस को लगा आप मुझे कामयाबी मिलेगी। पुलिस उस डिजिटल स्कैनर जो होता है उसको पूरा खंगाल लेते हैं। पूरा खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस के हाथ में वो चोर का नंबर लग जाता है। जब चोर का नंबर, जब वो डिजिटल स्कैनर का पूरा डिटेल निकाला, आखिरकार उस चोर का नंबर मिल जाता है। अब पुलिस को लगा नहीं, उसे फोन नहीं कर सकते, अगर अननोन नंबर से फोन जाएगा, अगर वो होशियार रहा तो फोन उठाएगा नहीं, फोन बंद कर देगा, फिर मैं उसका लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाऊंगा।
तो करता क्या है, पुलिसकर्मी जो है सबसे पहले बगैर फोन किया, नंबर तो हाथ लग गया था, उसका लोकेशन टेस्ट करता है। लोकेशन टेस्ट करने के बाद उसका पता चलता है लोकेशन जो है नवी मुंबई यानी थाने इलाका दिखा रहा था। थाने इलाका में ही एक जगह लगता है, हीरानंदानी रोड। हीरानंदानी रोड के पास उस नंबर का लोकेशन दिखा रहा था। अब हीरानंदानी रोड के पास पहुंचता है पुलिस का पूरा टीम, एकदम तैयारी के साथ सिविल ड्रेस में पहुंचता है। रात के वक्त था, सैटरडे और संडे रात के वक्त। रात को करीब 2-2:30 बज रहा था, 3 बज रहा था। जिस टाइम में उसने सैफ अली खान के पास घर में गया था, उसी टाइम पुलिस का दबिश 3 दिन बाद चल रहा था, 72 घंटे बाद। उस हीरानंदानी रोड के पास पहुंचता है और वहां पर एक ठेकेदार जो है ठेका लेकर सारे मजदूरों को कैंप लगाकर वहां पे काम वाम जो भी करता था, सारे मजदूर वहां पर रहता था। उस इलाका में पहुंचता है। पहुंचने के बाद पता चलता है वहां जाते जाते लोकेशन अचानक बंद हो जाता है। अब लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा क्योंकि उसने फोन अपना बंद कर दिया था। अब पुलिस को लगा इतना दिन बाद तो हाथ लगा है और वो जा नहीं सकता, इसलिए पुलिस जो है वो थाने का लोकल पुलिस की मदद से पूरा इलाका में एकदम चारों तरफ अलर्ट हो जाता है। जो हो सकता है उसे भनक लग गया हो और वो बंद कर दिया और वो भागने की कोशिश करेगा। पुलिस जो ठेकेदार ठेका लेकर वो सारे लोग को रखता था एक जगह पे, एक बस्ती जैसा बना हुआ था। सारे कमरे पे जाते हैं, पुलिस का कर्मी सादा सिविल ड्रेस में। अब रात को 2-2:30-3 बज रहा था। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग बैठे थे। हर घर के अंदर, हर रूम के अंदर जा रहा था और सब सारे लोगों को चेक कर रहा था। अंधेरा भी था, सब लाइट बंद करके सो रहे तो बैठे। पुलिस कर्मियों के पास, सब सारे लोगों के पास, खास करके नाइट में सर्च हो रहा तो लाइट तो रहता ही है, टॉर्च रहता, टॉर्च मारते हैं, हर किसी का चेहरा देखता है। देखते देखते ऐसे में एक कमरे में पहुंचता है जहां पर 2-3 लोग सोए हुए हैं और 2-1 लोग बैठा है। जो लोग बैठा है उन लोग को चेहरे पर मारता है, तो लोग को पुलिस कर्मी को पता चलता है ये वो नहीं। लेकिन उन्हीं में से जो 2-3 लोग सोया हुआ था, सोया हुए लोगों को ऊपर जब एक के ऊपर लाइट मारता है, जैसे लाइट उसके ऊपर पड़ता है उसके चेहरे पर, वो फट से एकदम खड़े हो जाता है, उठ जाते हैं। पुलिस को समझ में ही नहीं आया, उठ खड़े होते हैं और एकदम इतना तेजी के साथ, इतना फुर्ती के साथ दरवाजे की तरफ भाग रहा था। अब दरवाजे की तरफ भागा, पुलिस उसे पकड़ने गया। जो कुछ भी हो रहा था अचानक हो रहा था, पुलिस को ये रिएक्शन होएगा उसको पता भी नहीं था। वो दरवाजे के बाहर चला जाता है, पुलिस को लग गया वही है और उसको पता चल गया, इसीलिए पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे दौड़ता है। आखिरकार दौड़ते दौड़ते, क्योंकि उस पूरा इलाका में लोकल थाने पुलिस के साथ साथ जो मुंबई से गए हुए थे बांद्रा से, सारे पुलिसकर्मी उसके पीछे लग जाता है और उसको आखिरकार दबोचता है। दबोचने के बाद सीधा उसको गाड़ी में बिठाता है। बिठाने के बाद वहां से बांद्रा ले आया जाता है। लेकिन बांद्रा आते आते उसने गाड़ी में ही सब कुछ उगाल दिया था। वो अपना नाम शरीफुल इस्लाम बताता है उर्फ शहजादा। ये उसका रियल नाम होता है जो बांग्लादेश से आया हुआ था। वो एक मुसलमान है, यानी शरीफुल इस्लाम उर्फ शहजादा, यानी उसका खोटा नाम, निक नेम जो है शहजादा है। लेकिन वो इंडिया में जो रह रहा था, हिंदुस्तान में जो रह रहा था, उसने अपना नाम विजय दास रख लिया, जो एक बंगाली में कॉमन नाम होता है विजय दास। अब उसने ये नाम क्यों रखा था, देखिए ये नाम इसलिए रखा था क्योंकि वहां पर जो कैंप पर गया था, जहां पर थाने में, वहां पर वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था। ठेकेदार से बात किया, वहां कुछ दिन काम किया। काम करने के बाद वहां पे जो मजदूर है सारे पश्चिम बंगाल के हैं और ज्यादातर मुर्शिदाबाद के हैं। अब बंगला में बात किया, ये बांग्लादेशी था लेकिन बंगला में बात किया, भले ही थोड़ा अलग है लेकिन वो बंगला लैंग्वेज में बात किया करने के बाद वहां काम करता था। किसी से दोस्ती जैसा हो गया। अब दोस्ती हो गया तो उसने एक व्यक्ति से कहा जो मैं भाई बांग्लादेश का हूं और मेरा सिम यहाँ पर जो है, मेरा डॉक्यूमेंट्स देने पर मुझे सिम नहीं मिलेगा, सिम कार्ड नहीं मिलेगा, तो तेरे डॉक्यूमेंट्स में मुझे एक सिम दिलवा दे। अब उस व्यक्ति ने सोचा जो यहाँ पे काम करता है और ऐसे एक सिम दिला दूंगा तो क्या जाएगा, गरीब लड़का है, काम का सिलसिले में आया हुआ है, परिवार वाला है। उसने अपना डॉक्यूमेंट से उसको एक सिम दिलवा दिया। अब उस सिम से वो सिम को यूज कर रहा था। ऐसा कोई उस सिम से तो उसने कुछ छेड़खानी नहीं किया था, कुछ गलत किया नहीं था, लेकिन वही नंबर उसको पकड़ने का रास्ता हुआ और उसी सिम नंबर से, यानी मोबाइल नंबर से उस तक मुंबई पुलिस पहुंचा। पहुंचने के बाद उसको सीधा बांद्रा पुलिस में ले जाता है, उसे पूछताछ हो है। लेकिन आज मंगलवार की बात कर रहा हूँ, 21 जनवरी, मंगलवार को उसे सैफ अली खान के घर सुबह सुबह लेकर गया। ले जाने के बाद उसे वो सारी बातें पूछ रहा है, जो तुम कैसे एंट्री हुआ,
क्योंकि सीसीटीवी में तो पूरा घर का तो तस्वीर आया ही नहीं था, क्योंकि घर के अंदर तो सीसीटीवी था ही नहीं। तुमने कैसे अंदर एंट्री हुआ, कैसे बाहर निकला, क्यों सैफ अली खान को परवार किया, क्यों तुम बाथरूम में छुपे हुए थे? तो सूत्रों के हिसाब हवाले से जो न्यूज वाले को खबर मिला है, अब उसमें क्या सच्चाई है नहीं है वो तो बता नहीं सकते, लेकिन जो न्यूज में चलाया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है, जो उसने कहा, जो वो चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में गया हुआ था और अक्सर वो उस इलाका को रेकी करता था। रेकी करने के बाद इसी बिल्डिंग का सदगुरु अपार्टमेंट का कमजोरी उसे पता चला। एक तो पीछे का दीवार ज्यादा ऊंचा नहीं है और फ्रंट में यानी जो मेन गेट होता है, मेन गेट पे भी ज्यादा सुरक्षा नहीं है, यानी वॉचमैन ऐसे नॉर्मल तरीके का 2 वॉचमैन रखा हुआ है गार्ड, और उन लोग भी ऐसे ही टाइम पास वाले। तो मुझे पता चला इस सदगुरु अपार्टमेंट में मैं आसानी से जा सकता हूँ, चोरी का घटना को अंजाम दे सकता हूँ। उसी इरादा के साथ मैं इस सदगुरु अपार्टमेंट में जाता हूँ और चोरी करने के लिए मैं गया था। मुझे किसी को मारने का मोटिव नहीं था या किसी को चोट पहुंचाने का मोटिव नहीं था, लेकिन मैं पकड़ा जाता हूँ और एक से ज्यादा लोग जब मुझे पकड़ने की कोशिश करता है, सैफ अली खान के साथ साथ नौकरानियां, नौकर, सारे लोग मुझे घेर लिए थे, तब मुझे मजबूरन मैं अपने बचाव के लिए ये वार करता हूँ। और फिर जब मुझे पता चलता है जो यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा, तो मैं वहां से फरार हो जाता हूँ। लेकिन इस मुद्दे पर बहुत बड़े बड़े लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, खास करके ममता कुलकर्णी जो जाने माने अभिनेत्री है। ममता कुलकर्णी ने एक न्यूज चैनल में बताया, एनडीटीवी इंडिया में बातचीत कर रहे थे वो, और उनका कहना है, देखिए ये सब सारे सोची समझी साजिश है। सैफ अली खान जैसे लोगों के घर के अंदर घुस जाना बगैर किसी का मिला हुआ है और एक नौकरानी से 1 करोड़ की मांग करना, ये किसी को समझ में नहीं आता है। और जो ये सोची समझी एक साजिश है और इसी साजिश के तहत उसको बुलाया गया था। घर का कोई सदस्य तो मिला हुआ है, नहीं तो वो चोर की हिम्मत ना नहीं हो पाएगा जो इतने बड़े शख्स के घर के अंदर जाना, बाथरूम में जाना, छुप कर बैठे रहना और एक नौकरानी को कहना जो 1 करोड़ मुझे चाहिए, दोगे तो ही, और फिर जानलेवा हमला करना। अगर थोड़ा इधर उधर उसका चाकू लगता तो सैफ अली खान का जान भी जा सकती थी। ये सारी बातें सामने आ रहे, लेकिन एक्चुअली क्या है कि ये कोई डाउट ही नहीं इसके अंदर कि ये घर के अंदर के ही जो लोग हैं, वरना ऐसे 6 लोग अंदर आएंगे। और सबसे एक आश्चर्यचकित चीज इसके अंदर क्या है कि जो हमलावर था बाथरूम के अंदर, वो मेड को कैसे बोल सकता है कि मुझे 1 करोड़ की फिरौती चाहिए? आई मीन एक मेड के पास क्या मतलब, आप अगर सैफ को मिलोगे तो बोलोगे तो समझ में आता है कि एक मालिक को बोला कि मुझे 1 करोड़ दो, तो ऐसा वैसा। लेकिन एक मेड को ये बोलना कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, ये पछता नहीं है। ऐसा लगता है कि सब मिली भगत अंदर की चल रही होगी। बिकॉज फिर मेड को मुझे नहीं लगता इतना इंजर किया जितना सैफ को किया है। तो आई थिंक कुछ प्लानिंग जैसे हो गया है अंदर, 110%, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये सब है, एक आदमी का काम नहीं है ये। और मुझे सबसे चौंकाने वाली चीज ऐसी लगी कि आदमी का स्तर, इंसानियत का स्तर कितना नीचे तक गिरा हुआ है। आपको चोरी करनी है, आपको पैसा चाहिए, लेकिन आपने एक इंसान को जख्मी किया, वो भी इस हद तक, शायद वो उसकी जान भी जा सकती थी उस हादसे में। और इतना स्तर नीचे इंसानियत का आ गया है। और सबसे पहले क्या है, अमीरी और गरीबी की जो एक दीवार है बहुत बड़ी अपने देश में हो चुकी है। अभी लोग क्या कर रहे हैं कि इंस्टेंट पैसा कैसा मिलना चाहिए, उनको पढ़ाई नहीं करनी है, उनको जॉब नहीं करना है, उनको मेहनत करके जॉब नहीं करना है, अभी फटाफट पैसे चाहिए लोगों को। और क्यों खराब करना चाहता है? मैं आश्चर्य में हूं कि अब अगर ऐसा सब हो रहा है तो फिर कैसे लोग रहेंगे मुंबई में। मैंने तो ये भी सुना कि काफी लोग छोड़ के भी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। ये सिक्योरिटी नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए, अभी जी सख्त करनी चाहिए सिक्योरिटी, इंसानियत। अब पुलिस जो है वाकई क्या उस चोर को पकड़ लिया है, ये भी एक सवाल बना हुआ है। क्योंकि अभी तो लोगों का कहना है, खास करके कई सारे लोग बता रहे हैं जिस व्यक्ति को पकड़ा है वो सैफ अली खान के घर के अंदर जाने वाला शख्स नहीं है, वो चोर नहीं है। क्योंकि दोनों के फेस में बहुत ज्यादा अंतर है और दोनों का मैच भी करा रहा है। उस सीसीटीवी भी दिखवा रहा है
और इस बदमाश का भी, जिसको पकड़ा है साजादा नाम से, जो विजय दास नाम से पकड़ा है, जो ये विजय दास वो शख्स नहीं है, बस ये पुलिस है, गुमराह कर रहा है। अब तो इसके बारे में कह नहीं सकते, न जाने आगे और क्या-क्या खुलासा होगा। बहरहाल ये था वो पूरा डिटेल बताने की, समझाने की कोशिश की। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है इस बारे में, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर यानी क्राइम आइडियाज़ पे देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, उस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।